नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसका सीधा असर हर उस इंसान पर पड़ता है जो किसी भी तरह के उद्योग या दफ्तर का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं एक बेहद अहम कानूनी दस्तावेज की जिसने दशकों से हमारे कार्यस्थलों के नियम तय किए हैं, और वो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है। ये असल में वो मजबूत आधारशिला है जिस पर पूरे देश के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के रिश्ते टिके हुए हैं। तो आज बिना किसी जटिल कानूनी भाषा में उलझे इस अधिनियम की बारीकियों को बहुत ही सरल तरीके से डिकोड करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत तनाव या मतभेद होना एकदम स्वाभाविक है। एक तरफ जहां कंपनी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और मुनाफा कमाना होता है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के अपने अधिकार और उनके कल्याण की बात होती है। ऐसे में टकराव की स्थिति बन ही जाती है। लेकिन असली सवाल ये है कि जब ये छोटा सा टकराव एक बड़े विवाद का रूप ले लेता है, तो इसका समाधान आखिर होता कैसे है? इसके नियम क्या हैं? बस यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम इस ऐतिहासिक दस्तावेज के जरिए खोजने वाले हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो 1947 के इस प्रामाणिक कानूनी पाठ की मूल अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स है। हमारे इस पूरे विश्लेषण का मकसद बिल्कुल साफ है, बिना किसी का पक्ष लिए, चाहे वो नियोक्ता हो या कर्मचारी, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रावधानों को आपके सामने रखना। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून की नज़र में आखिर दोनों पक्षों के असली अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, अधिनियम का परिचय। दूसरा, महत्वपूर्ण कानूनी परिभाषाएं। तीसरा, विवाद और छटनी। और चौथा, विवाद समाधान के प्राधिकारी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अधिनियम का परिचय। अब इस जानकारी में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ये अधिनियम ठीक उस समय आकार ले रहा था जब भारत अपनी आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। इसे 11 मार्च 1947 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 1947 को ये लागू भी हो गया। जरा सोचिए, तब से लेकर आज तक इतने दशकों बाद भी ये पूरे भारत में औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए एक सार्वभौमिक नियम के रूप में काम कर रहा है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, महत्वपूर्ण कानूनी परिभाषाएं। कानूनी भाषा अक्सर काफी उलझी हुई और तकनीकी लगती है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे इस मूल हिंदी पाठ में दिख रहा है। इसीलिए इन परिभाषाओं को आसान और दृश्य रूप में समझना बहुत काम आता है, ताकि हर कोई इसके असली मतलब को पकड़ सके। आखिरकार कानूनी स्पष्टता ही वो इकलौता टूल है जो किसी भी कार्यस्थल को अराजकता से बचाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्मकार यानी वर्कमैन की। आखिर ये है कौन? अधिनियम के मुताबिक कर्मकार वो इंसान है जो किसी भी उद्योग में शारीरिक, कुशल, तकनीकी या लिपिकीय यानी क्लेरिकल काम करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें कुछ स्पष्ट अपवाद भी हैं। जो लोग सेना, नौसेना या पुलिस सेवा में हैं, वो इसके दायरे में नहीं आते। इसके अलावा जो लोग मुख्य रूप से मैनेजमेंट या प्रशासनिक रोल में काम करते हैं, या ऐसे सुपरवाइजर जिनका वेतन 1600 रुपये प्रति माह से ज्यादा है, उन्हें भी इस परिभाषा से पूरी तरह बाहर रखा गया है। दूसरी तरफ आते हैं नियोजक यानी एम्प्लॉयर। अगर उद्योग सरकारी है तो नियोजक का मतलब उस विभाग के प्रमुख या निर्धारित प्राधिकारी से होता है। वहीं स्थानीय प्राधिकरणों के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ को नियोजक माना जाता है। तो कर्मकार और नियोजक की ये दोनों परिभाषाएं मिलकर कार्यस्थल की इस पूरी बिसात के 2 सबसे मुख्य खिलाड़ियों को स्थापित कर देती हैं। तो यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये कि एक औद्योगिक विवाद का मतलब सिर्फ बॉस और कर्मचारी के बीच का सीधा झगड़ा ही नहीं होता। ये विवाद नियोजकों के आपस में भी हो सकता है, या यहाँ तक कि कर्मचारियों के आपस में भी, बशर्ते इसका सीधा कनेक्शन रोजगार की शर्तों या काम करने की परिस्थितियों से हो। मतलब साफ है, इसका दायरा हमारी सोच से काफी बड़ा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विवाद और छटनी। जब कार्यस्थल पर बातचीत से बात नहीं बनती तो दबाव बनाने के 2 सबसे बड़े हथियार सामने आते हैं, हड़ताल और तालाबंदी। हड़ताल कर्मचारियों का एक सामूहिक कदम है जहां वो सब मिलकर काम करने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके ठीक उलट तालाबंदी नियोजक यानी एम्प्लॉयर द्वारा उठाया गया एक संरचनात्मक कदम है जिसमें वो खुद ही कार्यस्थल को अस्थायी तौर पर बंद कर देता है या काम रोक देता है। ये दोनों ही तरीके दोनों पक्षों के पास मौजूद अपनी अपनी ताकत का एकदम स्पष्ट रूप हैं।
और ये दोनों ही स्थितियां सीधे तौर पर इस प्रामाणिक कानूनी दस्तावेज में बहुत ही सटीक तरीके से परिभाषित की गई हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये स्लाइड बहुत ही शानदार ढंग से एक ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करती है जो अक्सर लोगों को होता है। कामबंदी यानी ले ऑफ और छंटनी यानी रिट्रेंचमेंट के बीच का असली कानूनी अंतर क्या है। देखिए, कामबंदी एक अस्थायी स्थिति है। ये तब होती है जब कोयले की कमी, मशीन खराब होने या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नियोक्ता काम नहीं दे पाता। लेकिन छंटनी वो नौकरी की स्थायी समाप्ति है और ये किसी अनुशासन तोड़ने की वजह से नहीं बल्कि अन्य कारणों से की जाती है। अपने कानूनी अधिकारों को समझने के लिए ये अंतर पता होना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, विवाद समाधान के प्राधिकारी। जब विवाद होते हैं तो चीजों को पटरी पर वापस लाने के लिए इस नियम पुस्तिका ने कुछ खास रेफरी या प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। इस अधिनियम का अध्याय 2 विवाद सुलझाने वाली पूरी मशीनरी का खाका खींचता है और ये मूल पाठ इस बात की पुष्टि करता है कि चीजों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सुव्यवस्थित पदानुक्रम या कह लें एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है। आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। विवाद सुलझाने का काम सीधे कोर्टरूम से शुरू नहीं होता, बल्कि ये सीढ़ियों की तरह काम करता है। एक छोटी समिति से लेकर राष्ट्रीय स्तर के अधिकरण तक तनाव कम करने के लिए कई अलग अलग चरण बनाए गए हैं। तो विवाद से बचाव की पहले पंक्ति है कर्म समिति। जिन भी प्रतिष्ठानों में 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहां इसका गठन करना अनिवार्य है। इस समिति की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नियोजक और कर्मचारियों दोनों के प्रतिनिधियों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। इसका सीधा सा मकसद है कि विवादों को आपस में बातचीत करके एकदम शुरुआती स्तर पर ही सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर समिति के स्तर पर बात नहीं बन पाती है तो मामला सुलह अधिकारी या सुलह बोर्ड के पास जाता है। ये बेसिकली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एकदम तटस्थ मध्यस्थ होते हैं। इनका काम किसी पर कोई सख्त आदेश थोपना नहीं है, बल्कि ये दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करते हैं ताकि गुस्से को शांत किया जा सके और कोर्ट जाने से पहले ही कोई आपसी और सौहार्दपूर्ण समझौता हो जाए। खैर, अगर सुलह की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, तब कानूनी व्यवस्था का अगला और सबसे अहम चरण शुरू होता है, न्याय निर्णयन। इसके लिए बनाए गए हैं श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण और अगर मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है तो राष्ट्रीय अधिकरण। इन अदालतों के फैसले बाध्यकारी होते हैं, यानी फिर उनका पालन करना हर हाल में अनिवार्य होता है। अब इन अदालतों में जो रेफरी या पीठासीन अधिकारी बैठते हैं, उनके लिए शर्तें बहुत सख्त रखी गई हैं। उनका एक स्वतंत्र व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, उनकी उम्र 65 वर्ष के कम होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, उनके पास उच्च न्यायालय या कम से कम 3 साल तक जिला न्यायालय के न्यायाधीश होने का एक बहुत ही ठोस अनुभव होना चाहिए। इतना हाई स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इतने जटिल औद्योगिक मामलों का निपटारा पूरी निष्पक्षता और विशेषज्ञता के साथ किया जाए। इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझने के बाद अगर हम 1947 के इस अधिनियम के बिल्कुल मूल उद्देश्य पर वापस लौटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ एक सख्त कानून नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का एक बहुत ही जरूरी साधन है। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि औद्योगिक विवादों की गहराई तक जाना और उनका एक उचित और न्यायपूर्ण निपटारा करना है। तो अंत में एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है। आज के इस तेजी से बदलते कॉर्पोरेट परिदृश्य और आधुनिक अर्थव्यवस्था में, जहां काम करने के तौर तरीके लगभग हर रोज बदल रहे हैं, 1947 के ये जटिल कानूनी ढांचे, कार्यस्थल पर शक्ति का ये नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनाए रखते हैं? हर कार्यस्थल के पीछे खामोशी से काम करने वाले इन छिपे हुए नियमों ने दशकों से हमारी औद्योगिक नींव को मजबूती से थामे रखा है। और सच कहूं तो ये सब जानने के बाद इस विषय की और गहराई में जाने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है।